वेलकम टू माय क्लास ऑन लेसन प्लानिंग। आज हम ग्रामर के लेसन प्लान्स को डिस्कस करते हैं। लेसन प्लानिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जब भी हम लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं तो हम लेसन प्लान के नंबर के बाद सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जिसमें कि किस स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, किस क्लास और सेक्शन को पढ़ा रहे हैं, क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक क्या है, पीरियड किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं और उस पीरियड का ड्यूरेशन क्या है, किस डेट को पढ़ा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन हर लेसन प्लान के पहले ये जनरल इंफॉर्मेशन दी जाती है। आगे आने वाली स्लाइड्स में आप देखेंगे कि जो भी मैंने रेड पेन से लिखा, रेड कलर की इंक से लिखा हुआ है, ये इंस्ट्रक्शंस मैं आपको समझाने के लिए दे रही हूँ। ये लेसन प्लान बनाते वक्त इन्हें आप अपने लेसन प्लान में लिखेंगे नहीं, इन रेड कलर की इंक से दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे। जनरल एम्स, जब हम बात जनरल एम्स की करते हैं तब हम सब्जेक्ट एज अ होल को कंसिडर करते हैं। हमारी आज की क्लास से हमारी सब्जेक्ट के ऊपर किस तरह कमांड बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें हम जनरल एम्स में डिस्कस करते हैं। क्योंकि ग्रामर को लैंग्वेज का साइंटिफिक पार्ट माना गया है, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स जस्टिफाई करते हैं कि लैंग्वेज को हम जिस तरह यूज़ करते हैं उसे उस तरह क्यों यूज़ करते हैं, इसीलिए ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स को लैंग्वेज का साइंटिफिक पार्ट माना गया है। तो हम जो जनरल एम्स में लिखते हैं अपने जनरल एम्स, वो इस तरह लिखेंगे: to develop scientific attitude about the language। दूसरा जनरल एम जो हमने लिया है वो है to develop their mental ability for reasoning। बच्चे जो भी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं वो उसे उस तरह से यूज क्यों कर रहे हैं, वो सारी रीजनिंग उन्हें ग्रामर के थ्रू ही समझ में आती है। इसीलिए उनकी रीजनिंग की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उन्हें ग्रामर पढ़ाते हैं। थर्ड जनरल एम जो हम बात करते हैं, टू डेवलप द स्टूडेंट्स इनसाइट फॉर स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप जानते होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स ही बेस होते हैं एक लॉजिकल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हम ग्रामर पढ़ाते वक्त अपने स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज देते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हम जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, मतलब पहले सिंपल स्ट्रक्चर्स पढ़ाते हैं, फिर ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हुए जो सबसे कठिन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो हम स्ट्रक्चर्स की इनसाइट अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करते हैं। नेक्स्ट जनरल एम जो हमने चूज किया है ग्रामर के लिए वो है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ ग्रामर। याद रखिए, ग्रामर पढ़ते वक्त हमें बहुत सारी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। ये बारीकियां हमें सब्जेक्ट में अपना कमांड एस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प करती हैं। इन बारीकियों के बारे में सही समझ, सही पकड़ हासिल करने के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को ग्रामर पढ़ाते हैं। लास्ट जनरल एम जो हमने अपनी लेसन प्लानिंग के लिए चूज किया है वो है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्लाई ग्रामेटिकल रूल्स टू देयर लैंग्वेज। जब भी बच्चे लैंग्वेज को यूज करेंगे उन्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनका सब्जेक्ट पे इतना कमांड होना चाहिए कि समय आने पर वो ग्रामेटिकल रूल्स को लॉजिकली अपनी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकें। स्पेसिफिक एम्स, स्पेसिफिक एम्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये एम्स हमारी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए ही वैलिड रहते हैं। आज की क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगी उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने स्पेसिफिक एम को
फ्रेम करूंगी। अगर कल मेरा टॉपिक चेंज हो जाता है, कल की क्लास में अगर मेरा टॉपिक चेंज हो जाता है, तो टॉपिक के चेंज होने के साथ ही मेरा स्पेसिफिक एम भी चेंज हो जाएगा। आप याद कीजिए, हमने जनरल एम्स में बोला था कि जनरल एम्स सारे लेसन प्लान्स के लिए सेम होते हैं, तभी उन्हें हम जनरल एम्स कहते हैं, क्योंकि वो एज ए सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। पर जब हम स्पेसिफिक एम की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक एम जो हमारा होता है वो हमारी पर्टिकुलर क्लास तक ही वैलिड रहता है। अगर हमारा टॉपिक चेंज हो जाता है, तो टॉपिक के हिसाब से हमारे स्पेसिफिक एम्स भी चेंज हो जाएंगे। इसीलिए एक स्पेसिफिक एम की वैलिडिटी हमारी एक पर्टिकुलर क्लास तक ही रहती है। उसके बाद अगली क्लास में जैसे ही हमारा टॉपिक चेंज होगा, वैसे ही हमारा स्पेसिफिक एम भी चेंज हो जाएगा। स्पेसिफिक एम यूजुअली एक या दो ही रहते हैं, जो कि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करके फ्रेम करते हैं। मान लीजिए मैंने लेसन प्लान के लिए अपने टॉपिक में नाउन्स को चूज किया है, तो मैं अपना स्पेसिफिक एम इस तरह लिखूंगी, टू अक्वेंट द स्टूडेंट्स विद द यूजेज ऑफ नाउन्स। यहाँ जो मैंने रेड इंक में प्रपोज्ड टॉपिक लिखा है, प्रपोज्ड टॉपिक का मतलब वो टॉपिक जो मैं अपनी क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, वो टॉपिक मैं यहाँ पे डालूंगी। सेकंड जो मैं स्पेसिफिक एम फ्रेम करूंगी नाउन्स की क्लास पे, वो इस तरह से रहेगा, टू टीच द स्टूडेंट्स द डेफिनेशन एंड ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ नाउन्स, क्योंकि मेरा प्रपोज्ड टॉपिक जो क्लास के लिए है वो क्या है, नाउन्स है। इसीलिए याद रखिए, स्पेसिफिक एम्स आर वैलिड ओनली फॉर द क्लास, ओनली फॉर वन क्लास। अगली क्लास के साथ टॉपिक चेंज होने के साथ हमारे स्पेसिफिक एम्स भी चेंज हो जाएंगे। अब बात करते हैं टीचिंग एड्स की। देखिए, टीचिंग एड्स होता क्या है ये समझिए। टीचिंग एड्स वो मटेरियल होते हैं जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो जब भी हम क्लास में टीचिंग करते हैं, तो टीचिंग एड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। हमने टीचिंग एड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक जनरल टीचिंग एड्स और दूसरा स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। जनरल टीचिंग एड्स वो टीचिंग एड्स होते हैं जो हर क्लास में होना कंपलसरी है। इनके बिना हमारी क्लास होना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, या रोलर बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, पॉइंटर हो गया, वाइट चॉक, टेक्स्ट बुक। ये बेसिक चीजें हैं। किसी भी क्लास होने के लिए ये चीजें होना स्टूडेंट्स के पास और टीचर के पास कंपलसरी है। इसीलिए हमने इनको जनरल टीचिंग एड्स की कैटेगरी में रखा है। दूसरी कैटेगरी जो है वो है स्पेसिफिक टीचिंग एड्स के बारे में। स्पेसिफिक टीचिंग एड्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक टीचिंग एड्स वो होते हैं जो हमारी क्लास टू क्लास टॉपिक के हिसाब से चेंज होंगे। राइट, ये किसी भी तरह का चार्ट हो सकता है जो मेरे आज के टॉपिक के ऊपर बेस्ड हो। मान लीजिए मैं नाउन्स पढ़ा रही हूँ, तो नाउन्स पे बेस्ड एक चार्ट ले जा सकती हूँ, या किसी तरह का ऑडियो विजुअल एड ले जा सकती हूँ जो मेरे आज की क्लास के टॉपिक के लिए सूटेबल हो, या कोई मॉडल्स ले जा सकती हूँ अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए जो मेरे आज के टॉपिक के हिसाब से सूटेबल हो। तो इस तरह के एड्स को हमने स्पेसिफिक टीचिंग एड्स की कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा लेसन प्लानिंग में आएगा वो कहलाता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज स्टेप का यूज क्या है? इट हेल्प्स टू एक्टिवेट एंड टेस्ट प्रायर नॉलेज एंड क्रिएट इंटरेस्ट। देखिए, हमें अपने टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे स्टूडेंट्स का उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्तर कितना है। हाउ इन्फॉर्म्ड आर दे अबाउट द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टीच टुडे
in my class. ठीक है, तो हम अपने स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को जज करेंगे। जिस लेवल पर हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज मिलेगी, जहां तक उनको इंफॉर्मेशन है, आइडिया है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट से अपने टॉपिक को अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए हमें न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, लिंक करने के प्रोसेस में, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा स्टूडेंट कहाँ तक की जानकारी रखता है, जहां से हम उसको आगे नए कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाएंगे। इसको पूरा करने के लिए प्रीवियस नॉलेज वाला जो सेक्शन है, ये हमारी हेल्प करता है। अब प्रीवियस नॉलेज हम कैसे चेक करते हैं? प्रीवियस नॉलेज को इवैल्यूएट करने का तरीका होता है, हम स्टूडेंट्स से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछने का एक तरीका होता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस फ्रेम करने का एक तरीका होता है। याद रखिए, हमें स्टूडेंट्स के साथ रैपो बनाने के लिए एक तरह का कॉन्वर्सेशन क्रिएट करना पड़ता है, जिसके लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो बच्चे की डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, हम उसके जनरल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे रिलेट करके कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो हमारे बच्चे को हमारे आज के टॉपिक की तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाएगा। राइट, हमारा जो बेसिक टारगेट होना चाहिए, वो हमें जनरल टू स्पेसिफिक मूव होने का होना चाहिए। मतलब हमारे क्वेश्चंस जनरल रहेंगे, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड रहेंगे, पर हर क्वेश्चन हमें आगे बढ़ते हुए हमारे टॉपिक तक लेकर जाएगा। हमारे क्वेश्चंस सिंपल होने चाहिए, बेसिक होने चाहिए, किसी भी तरह से कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। और जैसे ही हमें अपना टॉपिक मिलेगा, हम बच्चों को अपने टॉपिक से उसे इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम की। याद रखिए, जब भी एक टीचर स्टेटमेंट ऑफ एम देता है, इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पर टीचर अपने स्टूडेंट्स को आज की क्लास में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो इसे इस तरह से लिखा जाएगा, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट, और जो भी आपका टॉपिक है वो प्रपोज्ड टॉपिक को आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे। मान लीजिए आप नाउन पढ़ने वाले हैं, तो आप लिखेंगे टुडे वी शैल स्टडी अबाउट नाउन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आती है प्रेजेंटेशन। हम अपने टॉपिक को स्टूडेंट्स के सामने किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? याद रखिए, जब हमारा टॉपिक लंबा होता है, इलैबोरेट होता है, तो हमेशा हम अपने स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंशन इजी करने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई जाने वाली चीज को इजीली समझ सकें और उसे लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर सकें। इस कारण से कभी भी लॉन्ग टॉपिक को हम जब पढ़ाते हैं, तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यूजुअली ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी इलैबोरेट होते हैं, जिनमें डेफिनेशंस होती हैं, रूल्स होते हैं। जो भी पढ़ाने जाने वाला टॉपिक है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनकी डेफिनेशंस होती हैं, उनके एप्लीकेशंस होते हैं। इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें अपने लेसन प्लान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो जो 2 पार्ट्स में हम लेसन प्लान को डिवाइड करते हैं, उनको हम यूनिट्स बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलेंगे यूनिट 1 और दूसरे पार्ट को हम बोलेंगे यूनिट 2। नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से चेंज होती है। टीचिंग मेथड्स आपके टॉपिक्स के हिसाब से चेंज होती है। टीचिंग मतलब
किस तरह से, किस मेथड को यूज करते हुए आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हो। यूजुअली ग्रामर में हम इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड यूज करते हैं। इंडक्टिव मेथड वो होती है जिसमें हम पहले एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्पल्स को समझाते हुए ग्रेजुअली हम डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट तक जाते हैं। हम जनरल टू स्पेसिफिक यूज मूव करते हैं। डिडक्टिव मेथड क्या होती है? जहां हम पहले डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उस डेफिनेशन को समझाते हुए ग्रेजुअली कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स में अप्लाई करना सिखाते हैं। ये होती है डिडक्टिव मेथड। ग्रामर में हमें दोनों को मिक्स करके यूज करना पड़ता है, इसीलिए हम इसका जो कंबाइंड फॉर्म रहता है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, उसे अपनी टीचिंग मेथड की तरह यूज करते हैं। अब स्टार्ट होता है हमारा प्रॉपर यूनिट 1। जब भी हम यूनिट बनाते हैं, हम अपने पेज को 5 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। पहला कॉलम होगा टीचिंग स्टेप्स, दूसरा होगा टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा होगा टीचर्स एक्टिविटी, फोर्थ कॉलम होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी और लास्ट 5th कॉलम होगा ब्लैक बोर्ड वर्क। जिस तरह से आपको मैंने स्लाइड में शो किया है, बिल्कुल इसी तरह से आप टैब्यूलर फॉर्म में अपने यूनिट को बनाएंगे। ठीक है? यूजुअली प्रोज और पोइट्री में हम 5 स्टेप्स में अपने यूनिट को बनाते हैं, पर क्योंकि ये प्लान ग्रामर का है तो हमने इसको 2 स्टेप में बनाया है। हम फर्स्ट स्टेप में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप का नाम जो होता है उसे हम बोलते हैं एक्सपोजर टू एग्जाम्पल्स एंड एनालिसिस ऑफ द रिलेटेड टॉपिक। मतलब जो भी टॉपिक हम आज पढ़ाने वाले हैं, उसके लिए हम उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को कुछ जनरल एग्जाम्पल्स जो डे टू डे लाइफ से होते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। ठीक है? इसका टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट। जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हम इन एग्जाम्पल्स को अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। स्टूडेंट्स करेंगे क्या इसमें? ये स्टूडेंट्स दिए गए सेंटेंसेस को एनालाइज करेंगे और उनमें सिमिलर पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है? टीचर का यहाँ पे जो एक्टिविटी रहेगी, द pupil teacher will write some examples on the blackboard and ask some questions related to the sentences। जो भी एग्जाम्पल्स टीचर अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल्स ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाएंगे। उन एग्जाम्पल पे बेस्ड टीचर्स कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन को स्टूडेंट से पूछेंगे। यहाँ पर ये समझना जरूरी हो जाता है कि डेवलपिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं। देखिए, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए और प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए हमने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस रखे। यूनिट खत्म होने के बाद अपने स्टूडेंट्स का कॉम्प्रिहेंशन लेवल इवैल्यूएट करने के लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस रखे। बट जब हम अपने यूनिट में बीच में अपने एक्सप्लेनेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कनेक्ट करने के लिए किसी भी तरह के क्वेश्चंस का यूज करते हैं, उन क्वेश्चंस को हम डेवलपिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे यूनिट के बीच में हम अपने स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। हमारा टॉपिक अभी कंटिन्यूएशन में है, हमारा यूनिट अभी खत्म नहीं हुआ है, पर हमें एक टॉपिक को टॉपिक के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स को एक्टिव रखने के लिए, स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन बनाए रखने के लिए किसी तरह के क्वेश्चंस को पूछना
कई बार इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो यूनिट के बीच में पूछे जाते हैं उन्हें हम डेवलपिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। तो हम दिए गए एग्जाम्पल्स पे बेस्ड बच्चों से डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि बच्चों को हेल्प करेंगे हमारे दिए गए सेंटेंसेस में कॉमन पैटर्न्स समझने में, एनालाइज करने में। ये जो स्टेप है ये एनालिसिस का स्टेप कहलाता है। अब स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी? द स्टूडेंट्स विल आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स, अभी हमने किसी भी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है बच्चों को। हमने बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उन सेंटेंसेस पे बेस हमने अपने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। स्टूडेंट्स अपनी समझ से दिए गए सेंटेंसेस को एनालाइज करेंगे और हमारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो कि हम एक्सपेक्टेड आंसर्स के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक, ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या होगा? हेडिंग ऑफ द टॉपिक, हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको लिखेंगे, ठीक, और उसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मल डेफिनेशन एंड जनरलाइजेशन। देखिए एक बार स्टूडेंट ने जब हमारे एग्जाम्पल्स के सिमिलर पैटर्न्स को समझ लिया, ठीक, उन्होंने हमें एक्सपेक्टेड आंसर्स दिए, हमने उन एक्सपेक्टेड आंसर्स के ऊपर बेस्ड अपने स्टूडेंट्स को हमारे टॉपिक से इंट्रोड्यूस किया, उसके की कॉन्सेप्ट समझाए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो स्टेप कहलाएगा फॉर्मल डेफिनेशन एंड जनरलाइजेशन। इसमें हम टॉपिक को, इसके पहले हमने टॉपिक को जनरली अपने स्टूडेंट्स को समझाया था। हमने टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई किया था अपने बच्चों से। अब नेक्स्ट स्टेप में हम उस टॉपिक की फॉर्मल डेफिनेशन अपने बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा सेकेंड स्टेप का? टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स टू द फॉर्मल डेफिनेशन and help them generalize the concept of the related topic. अब हमारे स्टूडेंट्स फॉर्मल डेफिनेशन जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में दी हुई होती हैं वो डेफिनेशंस को रीड करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। दी गई डेफिनेशन के हिसाब से बच्चे एग्जाम्पल्स को कोरिलेट करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट टीचर्स ने उन्हें फर्स्ट स्टेप में समझाया है, क्या वो दी गई फॉर्मल डेफिनेशन के साथ अलाइन कर रहा है? ये काम हमारे स्टूडेंट्स इस स्टेप में करते हैं। टीचर्स एक्टिविटी में हम लिखेंगे The teacher will explain the meaning and formal definition of the topic with the help of examples. Teachers डिटेल में फॉर्मल डेफिनेशन को समझाएंगे और कुछ एग्जाम्पल देते हुए बच्चों के कंफ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या आएगा? The students will listen attentively and note the important points in their notebooks. सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाएंगे, फॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे और दिए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट करते रहेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में हम मीनिंग के साथ साथ अपने टॉपिक की फॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाएंगे। यूनिट 1 जब हमने कंप्लीट किया, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का। देखिए यूनिट 1 में हमने क्या किया? पहले एग्जाम्पल्स दिए, फिर हमने एग्जाम्पल्स देने के बाद स्टूडेंट्स को सिखाया कि सेंटेंसेस में उन्हें एग्जैक्टली कॉमन पैटर्न्स किस तरह से समझना है जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जब हमारे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तब हमने अपने टॉपिक की डेफिनेशन, जो फॉर्मल डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दी हुई होती है, वो हमने अपने स्टूडेंट्स को समझाई। डेफिनेशन
समझाने के बाद हमने अपने स्टूडेंट्स को फिर कुछ एग्जाम्पल्स दिए जिसमें उन्होंने जो रूल्स डेफिनेशन में सुने थे वो रूल्स अप्लाई करते हुए दिए गए एग्जाम्पल्स पर फिर से काम किया। तो हमने इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यूज किया। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप जो आएगी वो आएगी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का बेसिकली एम क्या होता है? दे आर टू इवैल्यूएट द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द की कॉन्सेप्ट। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट करने के लिए पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस याद रखिए 4 से 5 होने चाहिए और ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो आप यूनिट 1 के बाद पूछेंगे ये स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड होंगे सिर्फ उतने मैटर पे जो आपने यूनिट 1 में कवर किया है। आप उससे ज्यादा कुछ भी बच्चों से नहीं पूछ सकते। जो भी मैटर आपने यूनिट 1 में कवर किया है आप उससे रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट से पूछेंगे। It can be in the form of examples, it can be in the form of general definition. Okay, ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप अपने क्वेश्चंस को अपने स्टूडेंट्स तक किस तरह पहुंचाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस वाले सेक्शन में हम क्वेश्चंस भी लिखेंगे और एक्सपेक्टेड आंसर्स भी उनके बाजू में लिखते जाएंगे। ओके, सो ये होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस यूनिट 1 से रिलेटेड पूछ लिए। अभी हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन को बच्चों को समझाया है और उसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को एप्लीकेशन अप्लाई करना सिखाया है। अब यूनिट 2 में हमारे टॉपिक में जितने भी टाइप्स हैं, मान लीजिए मैं नाउन्स पढ़ा रही हूँ तो नाउन्स की डेफिनेशन और सेंटेंस में नाउन्स क्या होते हैं ये मैंने यूनिट 1 में सिखा दिया। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने कॉम्प्रिहेंशन में पूछ लिए, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में। अब यूनिट 2 में मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे टाइप्स की बात करूंगी। जैसे मान लीजिए मेरा टॉपिक नाउन्स है तो नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं सेकेंड यूनिट में डिस्कस करूंगी। तो पहली टीचिंग स्टेप हमारी क्या होगी? एक्सपोजर टू द एग्जाम्पल एंड एनालिसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द प्रपोज्ड टॉपिक। प्रपोज्ड टॉपिक मतलब वो टॉपिक जो मैं आज की क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन्स। मान लीजिए आप नाउन्स पढ़ा रहे हैं तो नाउन्स, मान लीजिए आप वर्ब्स पढ़ा रहे हैं तो प्रपोज टॉपिक की जगह आप क्या लिखोगे? वर्ब्स। ठीक, इस स्टेप का एम क्या होता है? इस स्टेप का एम होता है टू एनालाइज द एग्जाम्पल्स एंड फाइंड द पैटर्न्स इन देम। जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड पैटर्न्स हैं उनको समझना। ठीक है, ये हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव होता है। टीचर्स एक्टिविटी क्या होगा? Pupil teacher will write the types of the topic, जो भी टॉपिक हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, along with the examples on the blackboard and ask some questions. टीचर जो है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और उन एग्जाम्पल्स पर बेस्ड अपने स्टूडेंट से 2 या 3 डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि हमारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने में हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करेंगे? पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे अपने एनालिटिकल पावर को यूज करते हुए। हेडिंग क्या होगी ब्लैक बोर्ड पे? जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो लिखा जाएगा और उसके वेरियस टाइप्स जो होते हैं वो सब हम कैपिटल में ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे और उन्हें अंडरलाइन करेंगे। ये हमारी यूनिट 2 का फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा?
हम जितने भी टाइप्स हमने अपने टॉपिक के जो वेरियस टाइप्स अपने बच्चों को समझाए हैं, हम उनसे रिलेटेड फॉर्मल डेफिनेशन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जो भी रूल्स एप्लीकेबल होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो रूल्स हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और फिर डेफिनेशन और रूल समझाने के बाद हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को फिर से कुछ एग्जाम्पल्स देके अपने बच्चों को जनरलाइज करना सिखाएंगे। ये हमारा स्टेप 2 रहेगा। टीचिंग ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहेगा? टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू फॉर्मुलेट द ग्रामेटिकल रूल्स एंड जनरलाइज द कॉन्सेप्ट। प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी क्या रहेगी? The pupil teacher will explain the meaning and definition of the types of जो भी आपका टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। Students की एक्टिविटी, the students will listen attentively and note down the important points in their notebook. ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखेंगे? ब्लैक बोर्ड पे आपने शुरू में अपना टॉपिक की हेडिंग डाली थी और फिर उसके टाइप्स के नाम लिखे थे। अब आप उन सब की फॉर्मल डेफिनेशन को ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स उन्हें नोट कर सकें अपनी कॉपी में। साथ में आप वो एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे जो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बच्चों को डेफिनेशन और ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई करना सिखा रहे हैं। ये सारी चीजें आपके ब्लैक बोर्ड वर्क में इंक्लूडेड रहेंगी। यूनिट 2 खत्म होने के बाद नेचुरली जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें फिर से हम अपने स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग टॉपिक को लेके उनकी अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है? और करेंगे कैसे इवैल्यूएट? हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के थ्रू। अगेन हम अपने बच्चों से जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो स्ट्रिक्टली सिर्फ उस सब्जेक्ट मैटर पे पूछेंगे जो हमने यूनिट 2 में बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है? हम यहाँ पर यूनिट 1 के क्वेश्चंस बच्चों से नहीं पूछ सकते। यूनिट 2 के कॉम्प्रिहेंसिव के क्वेश्चंस यूनिट 2 पर ही बेस्ड रहेंगे। यूनिट 1 के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस यूनिट 1 के सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड रहेंगे। हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को इससे ज्यादा इलैबोरेट नहीं करेंगे। ओके, वी हैव टू कीप इन माइंड यूनिट 2 के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस यूनिट 2 के सब्जेक्ट मैटर के लिए रहेंगे। यूनिट 1 के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस यूनिट 1 के सब्जेक्ट मैटर के लिए रहेंगे। इसमें भी वही रूल चलेगा। 4 to 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, जनरल डेफिनेशंस के फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, एनीथिंग आपकी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप जिस भी तरीके से अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करना चाहें आप यहाँ फ्रेम कर सकते हैं। आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में एक्सपेक्टेड आंसर्स लिखने होते हैं। आंसर्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। 1 वर्ड में आंसर नहीं लिखा जाता है। हमेशा आंसर्स एक कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है? यस और नो में आंसर्स नहीं लिखे जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। राइट? तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आप यूनिट 2 के लिए बच्चों से पूछेंगे। नेक्स्ट स्टेप कहलाता है रिकैपिटुलेशन। ठीक, इसका एम क्या होता है? टू समराइज द लेसन and review the rules and key concepts through quick targeted questions। अब हमने अपने टॉपिक को कवर कर लिया। हमने यूनिट 1 में अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराया, फिर हमने उसकी डेफिनेशन बताई कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए, फिर यूनिट उससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछे, फिर हम यूनिट 2 में आए जिसमें हमने अपने टॉपिक के जितने भी टाइप्स थे उन्हें एक्सप्लेन किया, उनकी डेफिनेशन बताई और उससे रिलेटेड बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए और समझाए। यूनिट 2 कंप्लीट होने के बाद हमने यूनिट 2 के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट से पूछ लिए। अब टाइम आता है रिवीजन का, रिव्यू का। हमने जो भी पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया और पूरे सब्जेक्ट मैटर में मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 मिलाकर
बच्चों को अब हम रिकैपिटुलेशन में चेक करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया। तो याद रखिए, रिकैपिटुलेशन में हम यूनिट 1 और यूनिट 2 के सब्जेक्ट मैटर को कंबाइन करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। रिकैपिटुलेशन में जो ध्यान रखने वाली बात ये होती है, वो ये होती है कि हम लेसन प्लान में सिर्फ अपने क्वेश्चंस लिखेंगे, उनके आंसर लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, डेवलपिंग क्वेश्चंस, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में बच्चों से ले चुके हैं। ये हम बहुत कुछ एनालाइज कर चुके हैं कि हमारे बच्चे कितना टॉपिक को गहराई से समझ चुके हैं। अब एक सिर्फ सुपरफिशियली हमें उनका रिवीजन कराना है। इसीलिए हम रिकैपिटुलेशन में बच्चों से पूरे सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड कोई भी 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, पर हाँ, ये क्वेश्चंस हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के जैसे नहीं हो सकते। यू कैनॉट रिपीट द क्वेश्चंस। अगर आप पूछ वही रहे हो जो आपने पहले कहीं पूछा है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखिए आप उनके वर्ड्स चेंज कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका बदल दीजिए। रिकैपिटुलेशन में आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। रिकैपिटुलेशन में रिकैपिटुलेशन मतलब रिवीजन या रिव्यू होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्लास वर्क होता है। क्लास वर्क क्यों होता है? अगेन, टू इवेल्युएट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को हमें इवेल्युएट करना है कि वो कितना समझ गए। अब हम उनको कुछ शॉर्ट एक्सरसाइजेस देंगे। देखिए, आपके बच्चे काफी देर से आपका लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्लास वर्क जो है ये बहुत लेंदी और टायरसम ना हो। कुछ छोटी एक्टिविटीज जो हमारे बच्चों को पॉजिटिवली एंगेज करें और सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको इवेल्युएट भी करें, ऐसी कुछ एक्टिविटीज हम अपने क्लास वर्क में रखेंगे। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मैच द कॉलम्स हो गए, ट्रू और फॉल्स हो गए, या अंडरलाइन द सूटेबल वर्ड। नाउन्स वगैरह में हम बोलते हैं जो भी नाउन्स हैं सेंटेंसेस में उनको अंडरलाइन कीजिए या सर्कल कीजिए, या सेंटेंस में वर्ब निकालिए उनको अंडरलाइन कीजिए। तो डिपेंडिंग कि हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो भी उससे रिलेटेड एक्टिविटी, जो मोस्ट फेवरेबल एक्टिविटी रहेगी, वो हम उनको क्लास वर्क के लिए देंगे। वन एक्टिविटी एट अ टाइम। अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स दीजिए। अगर मैच द कॉलम्स दे रहे हैं तो इस लेसन में फिर क्लास वर्क में आप सिर्फ मैच द कॉलम्स दीजिए। मतलब आपको मिक्स नहीं करना है कि 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए, 3 मैच द कॉलम दे दिए। नो, स्टिक टू वन एक्टिविटी। ठीक है, तो इससे बच्चों को वैरायटी मिलेगी आपके अलग अलग टॉपिक्स में। अलग अलग तरह का क्लास वर्क आप कराओगे तो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएटेड रहेगा। क्लास वर्क होने के बाद हमारा एफर्ट रहता है कि बच्चे घर जाके टॉपिक को दोबारा एक बार पढ़ लें। उसके लिए हम बच्चों को होम असाइनमेंट देते हैं या होम वर्क देते हैं। ठीक है, तो उस होमवर्क पे हमारे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जो बच्चा अपने घर से करके लाए। अगेन, होमवर्क शुड नॉट बी वेरी बर्डनसम। इट इज नॉट अ पनिशमेंट फॉर द चाइल्ड। हमारा एफर्ट सिर्फ ये होता है कि बच्चे जाके स्लाइट रिविजन करें जो उनको पढ़ाया गया है। तो आप होमवर्क देंगे, एक आध क्वेश्चन सब्जेक्ट मैटर से निकाल के देंगे जो बच्चे अपने होमवर्क में करके लाएंगे। ये हमारी ग्रामर लेसन प्लान का लास्ट स्टेप है। लास्ट में प्यूपिल टीचर के सिग्नेचर होते हैं, सब्जेक्ट टीचर के सिग्नेचर होते हैं और सुपरवाइजर के सिग्नेचर होते हैं। सो दैट्स इट, हाउ अ ग्रामर लेसन प्लान इज मेड। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं एक मॉडल लेसन प्लान का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, तो आप देखेंगे कि एक टॉपिक पर हमारे स्टूडेंट ने किस तरह से लेसन प्लान बनाया हुआ है। बट उसको कॉपी करने के पहले आप एक लेसन प्लान इन इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड खुद बनाइए। उसके बाद आपको एक सैंपल लेसन प्लान जो हमारे स्टूडेंट्स ने अपनी इंटर्नशिप के दौरान बनाया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।
थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे प्रोज लेसन प्लान के साथ।